नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने कुछ ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो एक बहुत ही कह सकते हैं मुश्किल सवाल पर रोशनी डालते हैं। वो देश जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आखिर वो भूखमरी और अकाल के अंधेरे में कैसे डूब गया। आज हमारी पड़ताल का मिशन इसी गुत्थी को सुलझाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में इतनी जबरदस्त गरीबी क्यों फैली और क्या क्या इसके पीछे ब्रिटिश आर्थिक नीतियां थी। हमारे स्रोत कुछ चौंकाने वाले सुराग देते हैं। और ये पड़ताल सिर्फ इतिहास के पन्नों के लिए नहीं है। हम देखेंगे कि उन नीतियों ने भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो आज भी महसूस की जा सकती है। चलिए तो फिर इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। स्रोतों में जो पहली और सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि ब्रिटिश राज की पहचान ही बन गई थी भारत के लोगों की बेहिसाब गरीबी। इस बात पर इतिहासकारों में बहस हो सकती है कि ब्रिटिश राज में भारत और गरीब हुआ या नहीं। हाँ, ये एक बहस का मुद्दा है, लेकिन इस पर कोई दो राय नहीं है कि ज्यादातर भारतीय हमेशा भूखमरी की कगार पर जी रहे थे और समय के साथ उनके लिए गुजारा करना और भी मुश्किल होता जा रहा था। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन कारणों को समझना। स्रोत 5 मुख्य वजह गिनाते हैं। 5 वजह? जी हाँ। पहला, ब्रिटिश आर्थिक शोषण। दूसरा, भारत के अपने उद्योग धंधों का खत्म होना और उनकी जगह नए उद्योगों का न लग पाना। तीसरा, बहुत ज्यादा टैक्स। चौथा, भारत से ब्रिटेन की ओर पैसे की निकासी, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहा गया। और पांचवा, खेती का पिछड़ा हुआ ढांचा, जिसमें किसान जमींदारों, साहूकारों और खुद सरकार के हाथों पिस रहा था। एक मिनट, ये पांचों पॉइंट तो बहुत भारी हैं। इन्हें एक एक करके समझना होगा। चलिए सबसे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं। ये सुनने में बहुत बड़ा शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या था? क्या अंग्रेज बस यहाँ से पैसा बोरियों में भर कर ले जा रहे थे? उससे कहीं ज्यादा। यूं समझिए कि ये एक तरह की एक तरफा सड़क थी। इसका मतलब था कि भारत के संसाधन, जैसे टैक्स से आया पैसा, कच्चा माल, यहां तक कि भारतीय अधिकारियों की तनख्वाह से होने वाली बचत, सब कुछ ब्रिटेन जा रहा था। और बदले में भारत को कोई आर्थिक फायदा नहीं मिल रहा था। कल्पना कीजिए कि आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हर महीने कोई ले जाए और बदले में आपको कुछ भी ना दे। देश के साथ ठीक यही हो रहा था। अच्छा, और आपने स्वदेशी उद्योगों के खत्म होने की बात की। स्रोतों में इसका कोई ठोस उदाहरण है? ये कैसे हुआ? हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण है भारत का कपड़ा उद्योग। ब्रिटिश राज से पहले भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक था। बंगाल का मलमल और गुजरात का कॉटन पूरी दुनिया में मशहूर था। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। लेकिन ब्रिटेन ने अपनी फैक्ट्रियों में मशीनों से बने सस्ते कपड़े भारत के बाजारों में भर दिए। और इतना ही नहीं, भारतीय कपड़ों पर भारी टैक्स भी लगा दिया ताकि वो ब्रिटेन में ना बिक सकें। और हो गए। ये एक सोचा समझा आर्थिक हमला था। तो इन सभी वजहों का मिला जुला असर ये हुआ कि भारतीय लोग धीरे धीरे गरीबी के दलदल में धंसते चले गए। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक निचले स्तर पर आकर जम गई, आगे बढ़ ही नहीं पाई। ये तो आर्थिक शोषण की बात हुई, लेकिन इसका जमीन पर आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा था? क्या ये सिर्फ गरीबी थी या कुछ और भी भयानक था? यहीं पर कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू सामने आता है। देखिए, जब लोगों की खरीदने की ताकत खत्म हो जाती है, उद्योग धंधे चौपट हो जाते हैं और खेती भी पिछड़ जाती है, तो एक छोटा सा सूखा भी एक भयानक अकाल बन जाता है। और यही भारत में 19वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में बार बार हुआ। बार बार मतलब ये कोई एक दो घटनाएं नहीं थी? नहीं, ये एक सिलसिला था, एक भयावह सिलसिला। स्रोत क्या कहते हैं? कौन कौन से अकालों का जिक्र है? देखिए, 1860-61 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ा, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 2 लाख? जी। और कुछ ही साल बाद 1865-66 में उड़ीसा, बंगाल, बिहार और मद्रास में जो अकाल पड़ा, उसने लगभग 20 लाख जानें ले ली। 20 लाख? जी। ये तो। और इसमें से अकेले उड़ीसा में 10 लाख लोग मारे गए थे। 10 लाख लोग सिर्फ एक राज्य में? ये तो आज के जमाने में सोचना भी नामुमकिन है। और ये सिलसिला रुका नहीं। 1868 से 70 के बीच पश्चिमी यूपी, बॉम्बे और पंजाब में 14 लाख से ज्यादा मौतें हुई। राजपूताना के कई राज्यों ने तो अपनी 1/4 से 1/3 आबादी खो दी। 1/3 आबादी? जी। फिर आया 1876-78 का अकाल, जिसे शायद तब तक का सबसे भयानक अकाल माना जाता है। यह मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, पश्चिमी यूपी और पंजाब तक फैला था। और इसमें आंकड़े चौंकाने वाले हैं। महाराष्ट्र ने 8 लाख लोग खोए, मद्रास ने लगभग 3.5 लाख। हाँ,
मैसूर ने अपनी आबादी का लगभग 20% हिस्सा खो दिया और उत्तर प्रदेश में 12 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 1 मिनट, ये आंकड़े तो अविश्वसनीय हैं। करोड़ों लोग मर रहे थे। क्या ब्रिटिश सरकार सिर्फ तमाशा देख रही थी? स्रोतों में इस बारे में क्या लिखा है कि वो क्या कर रहे थे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। विडंबना यह है कि सरकार राहत कार्य करती थी, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा होता था, बहुत कम और बहुत देर से। उनकी पहली प्राथमिकता लगान वसूलना और कानून व्यवस्था बनाए रखना थी, लोगों की जान बचाना नहीं। कई दस्तावेज तो ये भी बताते हैं कि अकाल के सबसे बुरे दौर में भी लगान वसूली में कोई ढील नहीं दी गई। ये तो बहुत ही अमानवीय लगता है। और सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। इसके बाद भी? हाँ, 1896-97 में देश भर में सूखा पड़ा, जिससे 9.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। 9.5 करोड़? और उनमें से लगभग 45 लाख की मौत हो गई। इसके तुरंत बाद 1899-1900 का अकाल आया, जिससे बड़े पैमाने पर संकट पैदा हुआ और सरकारी राहत के बावजूद 25 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। तो ये कुल मिला के कितने लोग हुए? क्या किसी ने इसका हिसाब लगाया? एक ब्रिटिश लेखक थे, विलियम डिग्बी। उन्होंने खुद हिसाब लगाया कि सिर्फ 1854 से 1901 के बीच इन अकालों में कुल मिलाकर 2,88,25,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 2,88,25,000। ये आंकड़े दिमाग सुन कर देते हैं। और यह सिलसिला 20वीं सदी में भी जारी रहा, जब 1943 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए। ये अकाल और ये मौतें इस बात का सबूत हैं कि गरीबी और भुखमरी ने भारत में कितनी गहरी जड़ें जमा रही थी। ये सब सुन के यकीन करना मुश्किल है। क्या वहां मौजूद अंग्रेज अधिकारियों को ये सब दिखाई नहीं दे रहा था? क्या उन्हें इस गरीबी का अंदाजा था? दिलचस्प बात यह है कि कई अंग्रेज अधिकारी खुद इस हकीकत को देख और लिख रहे थे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी। अच्छा, जैसे कि? उदाहरण के लिए गवर्नर जनरल की परिषद के एक सदस्य थे, चार्ल्स एलियट। उन्होंने साफ साफ लिखा था, और मैं उनके शब्द कोट कर रहा हूं, मैं ये कहने में संकोच नहीं करता कि आधी कृषि आबादी को साल के एक छोर से दूसरे छोर तक ये नहीं पता होता कि पेट भर भोजन क्या होता है। ये एक लाइन उस दौर की पूरी कहानी बयां कर देती है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की हकीकत थी। बिल्कुल। इसी तरह इंपीरियल गैजेटियर बनाने वाले विलियम हंटर ने माना था कि भारत के 4 करोड़ लोग आदतन अपर्याप्त भोजन पर जीवन गुजारते हैं। 4 करोड़? जी। और 20वीं सदी में हालात और बिगड़े। स्रोत बताते हैं कि 1911 से 1941 के बीच, यानी सिर्फ 30 सालों में, हर भारतीय के लिए उपलब्ध भोजन की मात्रा 29% तक कम हो गई। यानी जो थोड़ा बहुत मिलता था वो भी कम होता जा रहा था। इसका लोगों के जीवन स्तर पर क्या असर पड़ा? असर बहुत भयानक था। राष्ट्रीय आय के एक जाने माने विशेषज्ञ कॉलिन क्लार्क ने हिसाब लगाया कि 1925-34 के दौरान दुनिया में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भारत और चीन की थी। और ब्रिटेन के मुकाबले? उस समय एक औसत अंग्रेज की आमदनी एक औसत भारतीय से 5 गुना ज्यादा थी। 5 गुना? और इसका सीधा असर सेहत पर दिखता होगा? हाँ, और यही सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है। 1930 के दशक में एक भारत की औसत जीवन प्रत्याशा सिर्फ 32 वर्ष थी। सिर्फ 32 साल? जी, सिर्फ 32 साल। और ये तब था जब पश्चिम में मेडिकल साइंस और साफ सफाई की वजह से औसत उम्र 60 साल को पार कर चुकी थी। 32 साल? आज के जमाने में ये सोचना भी मुश्किल है। ये तो 2 अलग अलग दुनियाओं जैसी बात हो गई। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत की ये हालत कुदरत की वजह से थी? क्या हमारे देश में संसाधनों की कमी थी? स्रोत इस बात को पूरी तरह से नकारते हैं। ये गरीबी मानव निर्मित थी, कुदरती नहीं। भारत के प्राकृतिक संसाधन हमेशा से भरपूर रहे हैं। अगर उनका सही इस्तेमाल होता तो वो लोगों को एक बहुत अच्छा जीवन स्तर दे सकते थे। तो फिर ये विरोधाभास क्यों? एक अमीर देश और उसमें रहने वाले इतने गरीब लोग। यही तो उपनिवेशवाद का असली चेहरा था। विदेशी शासन, शोषण और एक पिछड़ी हुई आर्थिक संरचना। इन सब का नतीजा ये हुआ कि भारत एक अमीर देश में रहने वाले गरीब लोगों की मिसाल बन गया। तो मतलब ये गरीबी भारत के भूगोल या नहीं, ये गरीबी भारत के भूगोल या यहाँ के लोगों की काबिलियत में किसी कमी की वजह से नहीं थी। न ही ये मुगल काल से चली आ रही कोई विरासत थी। ये मुख्य रूप से पिछले 200 सालों के इतिहास का नतीजा थी। ये बहुत अहम बात है। मतलब अंग्रेजों के आने से पहले भारत इतना पिछड़ा हुआ नहीं था। बिल्कुल नहीं। उस समय भारत और पश्चिम यूरोप के देशों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था। दुनिया भर के देशों में जीवन स्तर लगभग एक जैसा ही था। तो यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है।
ठीक उसी समय जब पश्चिम के देश तरक्की कर रहे थे, अमीर हो रहे थे, भारत को उपनिवेश बनाया गया और उसकी तरक्की को रोक दिया गया। हाँ, रोक दिया गया। हाँ, और ये महज एक इत्तेफाक नहीं था। आज के जितने भी विकसित देश हैं वो लगभग उसी दौर में विकसित हुए जब भारत पर ब्रिटेन का कब्जा था, और ज्यादातर 1850 के बाद। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत और बंगाल पर अंग्रेजों की जीत की तारीखें लगभग एक ही हैं, 18वीं सदी का मध्य। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों घटनाओं में कोई कनेक्शन था? क्या एक का विकास दूसरे की कीमत पर हो रहा था? स्रोत यही इशारा करते हैं। मूल तथ्य यह है कि जिन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं ने ब्रिटेन में औद्योगिक विकास और तरक्की को जन्म दिया, उन्हीं प्रक्रियाओं ने भारत में आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक ठहराव पैदा किया और उसे बनाए रखा। अगर हम इसे और आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब साफ है, ब्रिटेन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था का गुलाम बना लिया। भारत का काम था ब्रिटेन की फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल पैदा करना और फिर ब्रिटेन में बने हुए महंगे तैयार माल को खरीदना। भारत में क्या बनेगा, क्या बिकेगा, ये सब ब्रिटेन की जरूरतें तय कर रही थीं। और इसका नतीजा था भारत की खेती और उद्योगों का रुक जाना, किसानों और मजदूरों का शोषण और देश भर में गरीबी, बीमारी और भुखमरी का फैल जाना। एक तरह से एक देश आगे बढ़ रहा था क्योंकि दूसरा देश पीछे धकेला जा रहा था। तो इन सभी स्रोतों से गुजरने के बाद जो तस्वीर उभरती है वो बिल्कुल साफ है। ब्रिटिश भारत में गरीबी और अकाल इतिहास की कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। ये उन औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों का सीधा नतीजा थी जिन्होंने ब्रिटेन को अमीर बनाने के लिए भारत को एक सोची समझी रणनीति के तहत अविकसित रखा। हाँ, बिल्कुल। और आज की इस चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए सोचने लायक एक सवाल ये है, कल्पना कीजिए कि वही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रियाएं जिन्होंने ब्रिटेन को एक औद्योगिक शक्ति बनाया, अगर वो भारत के हित में लागू की गई होती, न कि ब्रिटेन के, तो आज भारत का आर्थिक परिदृश्य कैसा होता।